हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा जो वैनामी श्रिम्प का हार्वेस्टिंग के बारे में, जो जिसको मैंने शुरू किया था 5 अप्रैल 2022 को। ओके। और इसको मैं बाय जो कि फ्रेश वाटर बायोफ्लॉक ओपन पॉन्ड में जिसको मैं कर रहा हूँ। ओके, तो आज के वीडियो में डिटेल में बताऊंगा जिस हार्वेस्टिंग के बारे में। तो इस वीडियो को स्किप ना करके ज़रूर देखें एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और कंटेंट को ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर मेरे कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने सारे के सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप चाहे तो उसको क्लिक करके मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आने वाले दिनों में जितने सारे इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा आप लोग को इमीडिएटली वो सब मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन आ जाएंगे और आप लोग इमीडिएटली उसको एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, इस बार मैं बहुत ही होपफुल था कि इस कल्चर को मैं 90 डेज तक लेके जाऊंगा और मेरा एक्सपेक्टेशन जो बायोमास था वो 25 ग्राम का जो एवरेज वेट था। तो ये था मेरा टारगेट, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी आए जिसके वजह से मुझे इसको 85 डेज में हार्वेस्टिंग करना पड़ा, थोड़ा अर्ली इसको हार्वेस्टिंग करना पड़ा। इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करके जरूर देखें इन तक, क्योंकि बहुत सारे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ शेयर करूंगा जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने कल्चर में। दोस्तों, अभी जो आप देख रहे हो तो ये था 2 दिन पहले, जो हार्वेस्टिंग का 2 दिन पहले मैंने वीडियो कैप्चर किया था। तो अप टू 82 डेज तक, अप टू 82 डे कोई भी इश्यूज नहीं था, मेजर इशू नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। श्रिम्प्स बहुत ही एक्टिव थे, हेल्दी थे। अराउंड रफली 20 ग्राम के आसपास हो गए थे ऑलमोस्ट। तो वहाँ मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उसको लेके जाने का अराउंड 90 डेज तक, और वहाँ पे एक्सपेक्टेशन था बायोमास अराउंड 25 ग्राम का बायोमास का मेरा एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, तो फीड भी सब कुछ ठीक था, वाटर पैरामीटर एवरीथिंग सब कुछ ठीक था। जो मेजर इश्यूज, जब स्ट्रीम्स बड़े होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे डीओ का इशू हो गया, अल्कनेटिक का, पीएच का। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे इश्यूज आते हैं यूजुअली श्रिम्प कल्चर में जब श्रिम्प धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, मोर देन जब 10-15 ग्राम का हो जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इश्यूज होते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको पता होगा, मैं ये डीओ पर्टिकुलरली कि ये डीओ के ऊपर काम कर रहा हूँ पिछले 2 कल्चर से। नॉर्मली आपने अगर ठीक से देखा होगा मेरे सारे वीडियोस को, जहाँ पे मैं एरेशन को, जो मोटर्स होते हैं एरेशन पंप्स, उसको मैं ऑन नहीं करता। ओके, थ्रू आउट द डे और टिल मिडनाइट में इसको ऑन नहीं करता। ओके, कभी कभी पूरी रात भी इसको ऑन नहीं करता। तो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो मैं देखने की मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिना ऑक्सीजन मोटर के कि ये कल्चर किया जा सकता है कि नहीं। एक मेरा एक्सपेरिमेंट अभी से चल रहा है। ओके, तो अप टू 82 डेज तक हमने देखा कि जो डीओ है टिल रात को 10:30 बजे तक ठीक ठाक, मतलब 7 to 8 रेंज में रहता है, कोई मेजर इश्यूज नहीं है। स्ट्रीम्स बहुत ही एक्टिव हेल्दी है। ठीक है, तो जब श्रिम्प्स हो गए मोर देन 18 ग्राम, तो और मेरा साइट में यूजुअली कोई रात को कोई रहता नहीं है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे कल्चर में मेरा मोटर के वजह से, किसी और के वजह से ये श्रिम्प मरते थे। ठीक है, तो हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, तो इसलिए हम यूजुअल रात को 11 अराउंड जो हमारा जो एरेशन पंप है रूट ब्लोअर, उसको 3 HP का, उसको ऑन कर देते थे रात को 11-11:30 तक, क्योंकि अप टू 10-10:30 तक ड्यू आराम से 7 to 8 के बीच में रहता था। तो ये ऑलरेडी हमारे दिमाग में था। तो इस टाइम में हमने टारगेट किया था 25 ग्राम को गोल को अचीव करने के लिए, बट इस बार हुआ नहीं है। ओके, कुछ मेजर चैलेंजेस आ गए। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, तो 83 डेज में तो क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन हमने देखा कि श्रिम्प जितने जो श्रिम्प्स से, तो ये ऑल ऑफ सडन मोल्टिंग उनका शुरू हो गया। ये जो मोल्टिंग करते हैं ना श्रिम्प्स, तो इनका होता है रेशियो अराउंड 80-20 या 70-30%। एक मेजर और माइनर मोल्टिंग होता है। तो उसमें क्या होता है, मेजरली मोस्ट ऑफ द श्रिम्प्स जब ये स्टेज से ग्रोथ होता है, मान लीजिए इनका अभी है 18 ग्राम, अभी नेक्स्ट स्टेज जाएंगे अराउंड 20+ ग्राम हो
के नेक्स्ट पेज में जाने के लिए ये क्या करते हैं, बॉडी का जो ऊपर कवर निकाल देते हैं, फिर से नया कवर वो डेवलप होता है। तो उस बीच जो होता है ना अराउंड 4 to 5 डेज वो बहुत ही इनएक्टिव रहते हैं। वहाँ पे आप जो बहुत सारे उनका जो बॉडी का जो स्केल्स जो होते हैं वो निकाल देते हैं, जिसके वजह से पानी पॉल्यूट हो जाता है, बहुत सारे स्लज बनते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वाटर पैरामीटर फ्लक्चुएशन होते हैं। तो ये हुआ अराउंड 83 डेज में ये मोल्टिंग शुरू हुआ। तो हमने देखा सुबह बहुत सारे स्केल्स ऊपर फ्लोटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे स्केल्स। ओके, तो हमने देखा, तो हमने सोचा अच्छा ठीक है, मोल्टिंग अभी शुरू हो गया है। तो हमारा जो मोल्टिंग का जो प्रोसेस है, हम मोल्टिंग टाइम पे जो भी मेंटेनेंस करते हैं, तो हमने वो सब कर रहे थे। तो डीओ, अमोनिया, जो आपका पीएच, अल्कलिनिटी, वो सब देख रहे हैं, सब कुछ अप टू 6 o'clock तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था। सुबह था, डीओ था अराउंड 15 पीपीएम के आसपास था, और शाम को 6 पीएम के आसपास डीओ था, लगभग 11 के पास। ओके, तो मेरा जो कज़न है जो इस साइट को मैनेज करता है, देखता है, तो उसका परसेप्शन था कि हाँ ठीक है, तो डीओ शाम को है 11, तो रात को 10 साढ़े बजे तक आराम से 7 to 8 के बीच में रहेगा। ओके, तो उसने ध्यान नहीं दिया, तो और मेजरमेंट नहीं किया। तो रात को जब वो आया अराउंड लगभग 11 के आसपास आया, तो सडनली जब डीओ उसने देखा, तो उसी टाइम डीओ ड्रॉप हो चुका था, अराउंड 2.5 पीपीएम के आसपास डीओ ड्रॉप हो चुका था। ओके, और यहाँ पे मोल्टिंग चल रहा है। तो मोल्टिंग में यूजुअल क्या होता है, श्रिम्प्स बहुत ही इनएक्टिव रहते हैं, पानी के नीचे तरह का नीचे में रहते हैं, तैर नहीं पाते हैं, बहुत ही इनएक्टिव हाइबरनेट स्टेज में रहते हैं, इतना एक्टिव नहीं रहते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, डीओ का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो अगर प्रॉपरली डीओ मेंटेन नहीं रहता, वो इमीडिएटली मर जाते हैं। ठीक है, तो उसने मुझे कॉल किया, तो हमने डिसाइड किया ठीक है, तो मेरे पास 4 एरेशन पंप्स है, तो उसमें से हमने 3 एचपी का 2 जो एरेशन रूट ब्लोअर है, तो इमीडिएटली हमने ऑन कर दिया, रन किया ओवरनाइट। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने मेरा कज़न साइट पे गया, तो देखा तो बहुत सारे श्रिम्प्स मरे पड़े होते चेक ट्रेस में थे। ठीक है, और वो पानी के नीचे भी जाके देखा, तो उसको पैर में बहुत सारे जो डेड श्रिम्प्स उसको मिले। तो मुझे कॉल किया, तो इट इज़ 83 डेज। तो हमने इमिडिएटली प्लान किया इसको हार्वेस्टिंग करने के लिए। अदरवाइज ने क्या होगा, धीरे धीरे सारे दूसरे जो श्रिम्प्स हैं वो धीरे धीरे मरने लगेंगे, क्योंकि डीओ सडनली ड्रॉप हो गया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था। ओके, तो हमने इसलिए सोचा ठीक है, पहले हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो इमीडिएटली हमने बायर को कॉल किया, तो बायर ने बोला ठीक है, आई नीड 1 डे टाइम। ठीक है, तो उसने 1 दिन का टाइम लिया। तो somehow वी मैनेज द डीओ, जितने से हमारे जो दो एयरेशन पंप जो चला के 6 एचपी का, तो somehow वी मैनेज द डीओ टिल 3.5-4 के बीच में रहा। ठीक है, उससे ऊपर नहीं गया। तो 85 डेज़ को बाहर आया, फिर हार्वेस्टिंग शुरू हो गया। ठीक है, तो इस बार जो हार्वेस्टिंग में लगभग हमने हार्वेस्टिंग किया क्लोज टू 900 बायोमास के जी बायोमास के आसपास इस बार हार्वेस्टिंग हुआ। और उसमें मोर्टेलिटी मेरे हिसाब से मोर दैन 50 kg या उससे ऊपर एक दिन में वो मर गए थे। ओके, तो ये एक चैलेंजिंग इशू था। सडनली ये हुआ, तो हमको पता भी नहीं चला कि सडनली ये डीओ ड्रॉप हुआ क्यों है। तो इसके बारे में अभी इन डिटेल हम इस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो लॉर्ड जगन्नाथ का एक बड़ा सा कार फेस्टिवल होता है, नॉर्मली ईयर में साल में एक बार होता है। तो मैं और मेरा फैमिली 3 दिन के लिए चले गए थे, मतलब अराउंड 83 डेज़ में अराउंड हम मैं पुरी में था, तो फेस्टिवल देखने के लिए। तो ये साइट में मेन नहीं था, तो ये सब मैनेज करने के लिए। और मेरा जो कज़न है अकेला था, तो उसको अकेला ही उसको मैनेज करना पड़ा। तो उसको मैंने बोल कर रखा था कि नॉर्मल क्या होता है, जो हार्वेस्टिंग टाइम में क्या होता है, बहुत सारे विलेजर्स आ जाते हैं ये सब हार्वेस्टिंग देखने के लिए, उनको बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देखने के लिए। तो मैंने उसको बोला ठीक है, किसी को बोल देना कि इसके अपने कैमरा से वीडियो कैप्चर करने के लिए, सो दैट मैं अपना जो सब्सक्राइबर है उनको दिखा सकूँ। तो किसने कैप्चर किया था वीडियो, तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरा वाला कैप्चर हुआ वीडियो नहीं है। तो उस टाइम मैं पुरी में था। तो
वो कार फेस्टिवल मेरे फैमिली के साथ अराउंड 3 दिन में था। तो ये जो वीडियो अभी पोस्ट कर रहा हूँ ये ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है हार्वेस्टिंग को। तो आज इसको 2 या 3 दिन, शायद कल अगर पोस्ट करूँगा 3 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस इस कल्चर के बारे में। और चलिए अभी बात करते हैं इसमें कितना हमने इन्वेस्ट किया था और कितना हमको मिला यहाँ पे। ओके, तो हमने जैसे मैंने पहले ही बता चुका था कि यहाँ पे जो एवरेज स्टॉकिंग हमने सीड का किया था अराउंड 70 to 80,000 का सीड एवरेज स्टॉकिंग किया होगा इसमें। तो उसका कॉस्टिंग था अराउंड 30,000 रुपीज़ था। और फीड हमने यूज़ किया लगभग 970 केजी का फीड यहाँ पे यूज हुआ, जिसका एवरेज कॉस्ट है हमारे लिए 60,000। नॉर्मली जो श्रिम्प का फीड जो मार्केट में मिलता है उसका 92 रुपीज़ पर केजी होता है, बट हमारा फॉर्मूलेशन थोड़ा डिफरेंट था। तो हम डायरेक्टली जो कमर्शियल फीड को यूज़ नहीं करते थे, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम यूज़ करते। तो हमारा जो 907 केजी का जो फीड का कॉस्टिंग 60,000 रुपीज़ के आसपास था। बट ऑन एन एवरेज अगर कमर्शियल फीड को आप यूज़ करोगे ना, तो इसका एवरेज कॉस्टिंग आ जाएगा पर 1 टन का अराउंड 92,000 का कॉस्ट आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारा जो फीड का इन्वेस्टमेंट हुआ है अराउंड 60,000 का। तो थ्रू आउट द कल्चर जो न्यूट्रिशंस और जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं थ्रू आउट द कल्चर, उसका इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रहा होगा 11,000 के आसपास। और अगर एक रिसोर्स को आप हायर करते हैं जिसको मंथली अगर आपको सैलरी देना पड़ता है 10,000 आप पकड़ के चले, तो 3 महीने का उसका इन्वेस्टमेंट सैलरी का इन्वेस्टमेंट होगा 30,000। और इलेक्ट्रिसिटी और डीजल, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी ये सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, तो यहाँ पे बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। तो मंथली अराउंड 800 से 1200 के बीच में ही आता है। तो एवरेज डीजल इलेक्ट्रिसिटी मिला के मैक्सिमम 9,000 के आसपास होगा। सो ये जो एवरेज जो कॉस्टिंग हुआ है, ऑपरेशनल कॉस्टिंग हुआ है, ये अंडर 1,40,000 का अंदर ही हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ, उसके अंदर ही हुआ है। ओके, तो टोटल हमने बायोमास हार्वेस्टिंग किया है यहाँ पे 870 केजी का बायोमास हार्वेस्ट हुआ है। ऑन एन एवरेज इसका जो श्रिम्प का जो बॉडी वेट है ये 21 ग्राम्स का बॉडी वेट है। ओके, तो प्राइस यहाँ पे हमारा जो बायर था उससे नेगोशिएट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमको मिला 270 का। तो ये यूजुअली मोर देन 300 का मिलता है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो जो बायर हमको मिला तो हमने उसको बेच दिया। तो ये यहाँ पे बहुत ही सस्ते में उनको हमने बेचना पड़ा। तो नॉर्मली ये जो 21 का प्राइस जो होता है मोर देन 300 के ऊपर ही रहता है। तो हमने यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो क्योंकि ये जो पीरियड है जिसमें हमने बेचा यहाँ पे, तो इस वीक में क्या होता है बहुत सारे फेस्टिवल ड्यू टू ये जो कार फेस्टिवल था, रथ यात्रा, इसके वजह से मार्केट में जो सेलिंग करना लोकल मार्केट में बहुत ही प्रॉब्लम था। इसलिए तो हमको प्रॉब्लम हुआ सेलिंग करने में, मतलब अच्छा प्राइस नहीं मिला, तो हमको सेल करना पड़ा 270 में। तो लगभग इसका प्राइस अराउंड 2.4 लाख के आसपास मिला हमको यहाँ पे। तो अगर आप ऐसे ही देखेंगे ऑन एन एवरेज करेंगे तो लगभग 2.4 लाख का आपका इनकम हुआ है, नेट गेन हुआ है। ओके, तो हमको बायर से मिला है। और आपका इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज आपका 1.4 अगर पकड़ के चलते लाख, सो लगभग आपका यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है 1 लाख का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। ओके, बट यहाँ से हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा था, तो इस बार हो नहीं पाया। सो प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम हम उसको ट्राई करेंगे फिक्स करने के लिए। और यहाँ पे हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन और सीखने के लिए मिला है, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। और ठीक है, तो मैं जब कंफर्म हो जाऊँगा हाँ इसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, ओके, तो मे बी नेक्स्ट कल्चर में वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगा, क्योंकि उसके बारे में मैं जब तक 100% ठीक नहीं हूँ कि राइट नहीं हूँ कि हाँ इसके वजह से ही ये इम्पैक्ट हुआ है और इशू हुआ है, तब तक मैं नहीं चाहता कि आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूँ। ओके, तो एक लेसन लर्न यहाँ पे एक ही है, तो एक टेक्निकल फार्मिंग है, ठीक है। तो टेक्निकल फार्मिंग में मतलब आप प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करो, ना कि आप क्या सोचते हो क्या बिलीव करते हो उसके ऊपर कभी मत जाओ।
तो जैसे कि मेरे कज़न ने सोचा ठीक है रात को 10 बजे तक डीओ इतना रहेगा, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं जाके 11 बजे तक ऑन कर दूंगा मोटर्स। बट इन बिटवीन डीओ ड्रॉप हो गया और इतने सारे इश्यूज हो गया, तो कभी भी अपने खुद के ऊपर या क्या सोचते हो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक टेक्निकल फार्मिंग है और टेक्निकल का जो भी गाइडलाइंस है, अगर आप इसको थरोली इसके ऊपर काम करोगे और जो भी उसका चेक्स है थरोली उसका उसी टाइम पे आपको करोगे, तो आपको कोई इश्यूज नहीं होगा। टेक्निकल फार्मिंग में आपको सारे के सारे चीज़ प्रोसेस ओरिएंटेड करना पड़ेगा, ना कि क्या सोचते हो क्या देखते हो उसे कभी भी भरोसा मत करना। जो रिक्वायर्ड चीज़ है आपको करना है, मतलब आपको करना है। अगर नहीं करोगे इस सारे इश्यूज आपके पास आएंगे। दोस्तों ये था इस वेनाम स्ट्रीम जिसको मैंने अप्रैल 5 अप्रैल 2022 को शुरू किया था। ये था समर कल्चर का हार्वेस्टिंग हमने कंप्लीट किया 85 डेज़ में। और नया जो कल्चर रेनी सीजन का कल्चर मोस्टली मैं शुरू करूँगा जुलाई में, मिड ऑफ और मोस्टली मिड ऑफ जुलाई में। उसके बारे में फिर से मैं अपडेट दूंगा। ओके, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज या कुछ भी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए आज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ फिर जल्दी से कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।